हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मनोज सोनकर। और आज जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं, आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह से कि थिंकर्स की सीरीज में चला रहा हूं और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंकर्स हम लोग कवर करते हैं। आज जो थिंकर कवर करने वाले हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर हैं, जिनका नाम है डोना हारावे। डोना हारावे ने साइबर फेमिनिज्म पर वर्क किया है। ठीक, मैं ये नहीं कह रहा कि इन्होंने साइबर फेमिनिस्ट वर्ड क्वाइन किया है, इन्होंने साइबर फेमिनिज्म पे वर्क किया है। और इनका एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिसे हम साइबॉर्ग मैनिफेस्टो के नाम से जानते हैं। उसमें ये बताती है कि ह्यूमन और मशीन्स के रिलेशन ट्रेडिशनल सोसाइटी में और मॉडर्न सोसाइटी में कैसे रहे हैं। तो इनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स हम लोग देखेंगे। साइबॉर्ग मैनिफेस्टो इनका सबसे पहला कॉन्सेप्ट है और ये इनका ऐसे भी है। साइबॉर्ग मैनिफेस्टो, इनका जो ऐसे का पूरा नाम है, फुल नेम ऑफ हर ऐसे वाज अ साइबॉर्ग मैनिफेस्टो साइंस टेक्नोलॉजी एंड सोशलिस्ट फेमिनिज्म इन लेट 20th सेंचुरी। ठीक, शी इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ साइबॉर्ग as a metaphor for understanding the fluid boundary between humans and machine। फ्लूइड बाउंड्री, फ्लूइड मतलब फ्लो, मतलब क्या होता है, जिसमें कोई रुकावट ना हो, यानी एक कंटिन्यूटी देखी जाती है ह्यूमंस और मशीन्स के बीच में। रिलेशनशिप एक रिलेशनशिप है, एक कंटिन्यूएशन है। देखिए, पहले मशीन्स जो थी वो हमारे बाहर हुआ करती थी। जैसे जैसे हम मॉडर्न होते जा रहे हैं, जैसे जैसे हम ज्यादा आधुनिक होते जा रहे हैं, जो मशीन्स हैं वो हमारे शरीर का हिस्सा बनती जा रही हैं। आज आप देखिए कि जो स्मार्ट वॉचेस आती हैं वो आपके बॉडी के साथ मिल करके चलती हैं। वो ये तक बता देती हैं कि इस समय आपकी हार्ट बीट का रेट क्या है या आपका बीपी क्या है कि नहीं। इसका मतलब आज की डेट में मशीन और ह्यूमन बींग्स दोनों एक हाइब्रिड बन करके काम कर रहे हैं। बस यही इनका कॉन्सेप्ट है साइबर मैनिफेस्टो। शी आर्ग्यूड दैट traditional boundaries between man and human beings and machine, as well as male and female, are becoming blurred। ट्रेडिशनली जो मशीन्स अलग दिखती थी ह्यूमन बीइंग से, आज की डेट में ह्यूमन और मशीन के बीच में जो डिफरेंस था वो नहीं रह गया। आज की डेट में जो मेल और फीमेल के बीच में जो डिफरेंस था वो खत्म हो रहा है, ये कहती हैं। द साइबॉर्ग, इसी को ये क्या कहती हैं, साइबॉर्ग कहती हैं। द साइबॉर्ग फॉर हर रिप्रेजेंट हाइब्रिड पोस्ट जेंडर एंड पोस्ट ह्यूमन फिगर। वेरी इंपॉर्टेंट। साइबॉर्ग मैनिफेस्टो, साइबॉर्ग घोषणा पत्र इन्होंने दिया और ये कहती है यहां पे साइबॉर्ग का मतलब क्या है। साइबॉर्ग का मतलब है एक ऐसी प्रजाति जो कि मशीन से मिलकर के बनी हुई है, एक ऐसी मानव प्रजाति, एक ऐसा ह्यूमन स्पीसी जिसमें मेल और फीमेल यानी जेंडर का जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो गया। हम जेंडर से आगे निकल गए। डोना हारावे कहती हैं हम पोस्ट ह्यूमन फिगर है, मतलब अब हम सिर्फ मानव नहीं रह गए, अब हम मानव प्लस मशीन बन गए हैं। वी आर नॉट ओनली अ ह्यूमन बीइंग नाउ, वी आर द कॉम्बिनेशन ऑफ मशीन्स, एडवांस्ड मशीन्स एंड ह्यूमन स्पीसी। इसी को इन्होंने साइबॉर्ग कहा है। साइबॉर्ग मैनिफेस्टो इनका प्रभावशाली निबंध है जिसका नाम है अ साइबॉर्ग मैनिफेस्टो साइंस टेक्नोलॉजी एंड सोशलिस्ट फेमिनिज्म इन द लेट 20th सेंचुरी। इसमें हारावे ने मनुष्य और मशीनों के बीच ठीक तरल सीमाओं को समझने के लिए एक रूपक के रूप में साइबॉर्ग की अवधारणा को विकसित किया है। साइबॉर्ग, उनका तर्क है कि आज के समय में मानव और मशीन और साथ ही पुरुष और महिला के बीच में जो सीमाएं थी, जो विभेदीकरण था, जो डिफरेंस था वो खत्म हो गया। पारंपरिक सीमाएं क्या हो गई, धुंधली पड़ गई हैं। याद रखिएगा, धुंधली होती जा रही हैं। उनके लिए साइबॉर्ग क्या है, साइबॉर्ग एक ऐसा
प्राणी है जो कि मशीन से मिलकर के बना हुआ है और ह्यूमन बीइंग से मिलकर के बना हुआ है, जो कि लिंग के बाद का है, मतलब जेंडर नहीं रहेगा, आप जेंडर इक्वल हो गए, ठीक, और मानवीय शक्ति, मानवों के भी पश्चात है, ठीक, मानव से भी ऊपर निकल गया ये, एक संकर बना लेता है ये, लिंग पश्चात और मानव पश्चात आकृति का प्रतिनिधित्व करता है साइबॉर्ग। समझ में आ गया अच्छी तरह से? जहां पर समझ में आया है तो जरा एक इमोजी तो बनता है, ठीक, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है लोगों के लिए साइबॉर्ग मैनिफेस्टो कॉन्सेप्ट समझा देना, लेकिन मैंने आपको बहुत आसानी से समझा दिया। चलिए, नेक्स्ट जो इनका कॉन्सेप्ट है वो है सिचुएटेड नॉलेज, स्थित ज्ञान। ज्ञान हमेशा एक सिचुएशन में उत्पन्न होता है, डोना हैरावे कहते हैं। महात्मा गांधी के समय उस तरह की सिचुएशन रही, इसीलिए उन्होंने क्या कहा कि एजुकेशन क्या होना चाहिए, बॉडी, माइंड और स्पिरिट से होनी चाहिए। लेकिन आज की डेट में क्या सिचुएशन है कि एजुकेशन क्या कर रही है, एजुकेशन अच्छे अच्छे इंडस्ट्रियल लेबर बना रही है लोगों को। स्पिरिट का कोई लेना देना नहीं है, आज अध्यात्म का कोई लेना देना नहीं। तो ज्ञान जो है वो सिचुएशनल होता है। आज से 500 साल पहले कुछ और ज्ञान रहा, आज की डेट में कुछ और ज्ञान है। Haraway advocates for situated knowledge. It is a concept that emphasizes importance of acknowledging one's own situated position in knowledge production. Knowledge production के अंदर आपकी क्या पोजीशन है? She argues that all knowledge is situated and biased by perspective and experience of those who produce it. जो लोग ज्ञान की उत्पत्ति करते हैं, हारावे कहती हैं कि जो वो उनकी सिचुएशन कैसी है, वो किस तरह का दृष्टिकोण रखते हैं, उनका अनुभव कैसा रहा है, उस पर आधारित होती है। बाय रिकॉग्नाइजिंग दिस पॉइंट वी कैन एम फॉर मोर इंक्लूसिव एंड डाइवर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ नॉलेज। हारावे कहती है कि एक स्थित ज्ञान होता है। स्थित ज्ञान यानी ज्ञान की भी अपनी एक परिस्थितियां होती है, वो ज्ञान भी एक परिस्थिति में जन्म लेता है, ठीक। और जो लोग ज्ञान को जन्म देते हैं, ज्ञान जो है पक्षपाती होता है। कैसे पक्षपाती होता है कि ज्ञान जिसने क्रिएट किया है, जिसने उत्पन्न किया है, उसके क्या दृष्टिकोण है, उसके क्या अनुभव है, उस आधार पर उसने ज्ञान बनाया है। तो वो पर्टिकुलरली उस व्यक्ति के दृष्टिकोण, पर्टिकुलरली उस व्यक्ति के अनुभवों के आधार पर बना हुआ है, इसीलिए वो उसको बायस्ड मानती हैं, इसीलिए वो इसे सिचुएटेड मानती हैं, ठीक। तो एक अवधारणा ये देती है स्थित ज्ञान की, जो ज्ञान उत्पादन में किसी की अपनी स्थिति को स्वीकार करने की महत्व पर जोर देता है। उनका तर्क है कि सभी ज्ञान, जितने भी दुनिया में ज्ञान होते हैं, उन लोगों के दृष्टिकोणों और अनुभवों पर आधारित और पक्षपाती होते हैं जो इसको उत्पन्न करते हैं, ठीक है। भाई आज मैं अगर कोई ज्ञान उत्पन्न कर रहा हूं, कोई थ्योरी उत्पन्न कर रहा हूं, तो मेरे अनुभव के अनुसार है, वो मेरे दृष्टिकोण के अनुसार है, इसलिए वो पक्षपाती हो गया। हारावे कहती हैं क्योंकि वो मेरे अनुसार है, उनके अनुसार थोड़ी है। तो इन स्थितियों को पहचान कर ये कहती है कि हम ज्ञान की अधिक समावेशी और विविध समझ बना सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आप पेपर 1 नहीं देखते तो देखना शुरू कर दीजिए। तुलिका मैम और प्रीति मैम की क्लासेस चलती हैं, 10 बजे और 12 बजे तुलिका मैम की क्लास चलती है, 3 बजे 7 बजे प्रीति मैम की क्लास चलती है। फिर इनका जो कॉन्सेप्ट है वो है प्रॉमिस ऑफ मॉन्स्टर, राक्षसों के वादे, प्रॉमिस ऑफ मॉन्स्टर। हारावे हैज एक्सप्लोर्ड द आइडिया दैट मॉन्स्टर कैन सर्व एज, मॉन्स्टर कौन होता है? अच्छा, एक बात बताइए कि सोसाइटी के कुछ नॉर्म्स होते हैं और वैल्यूज होते हैं। आपने देखा होगा कि जो लोग सोसाइटी के इन नॉर्म्स और वैल्यूज को नहीं मानते हैं, उसको क्या कहते हैं? राक्षस है। मतलब हमसे क्या बोला जाता है, किसी को ऐसे ही नहीं मारना चाहिए, मॉन्स्टर्स। कहते हैं कि मॉन्स्टर्स, ही इज ए मॉन्स्टर्स। क्यों? राक्षसी प्रवृत्ति का है वो। क्यों? क्योंकि जो समाज के बनाए हुए नियम हैं,
समाज के बनाए हुए मानदंड है उनके अनुसार वो नहीं चल रहा है। ठीक है, तो शी सीज मॉन्स्टर, मॉन्स्टर ये क्या कहती है कि एज अ बाउंड्री क्रॉसिंग फिगर that disrupt conventional notion of identity, particularly in terms of gender and sexuality. Monster can often a new way of thinking about diversity and hybridity. हम लोग बचपन से एक कहानी सुनते आ रहे हैं कि एक राक्षस हुआ करता था और एक राजकुमारी हुआ करती थी। राजकुमारी महल में रहती थी, राक्षस जो है गांव के बाहर रहता था, महल के बाहर रहता था। और एक दिन उस राक्षस ने हमला किया और राजकुमारी को उठा के ले गया। लेकिन एक वहां पे हीरो आया और उसने राक्षस को हरा दिया और फिर उसके बाद राजकुमारी उसकी हो जाती है। यानी क्या है कि यहां पे समाज की वैल्यूज है, समाज की नॉर्म्स है, मानदंड है, मूल्य है। क्या मूल्य है कि भैया अगर किसी लड़की को पसंद करते हो तो उसकी भी तो इच्छा देखो। जब आप किसी से विवाह करने जाते हो तो राक्षस और इंसान का विवाह नहीं हो सकता है, और राक्षस जबरदस्ती उठा के ले गया। बात समझ में आई? तो ये राक्षस, अगर राक्षस एक इंसान है तो उसे, अगर मान लीजिए राक्षस तो होते नहीं थे, वो इंसान ही था जिसने समाज के कायदे नियम कानून को तोड़ा। बात समझ में आई? तो ये कहते हैं कि मॉन्स्टर जो होता है वो क्या होता है, वो न्यू वे ऑफ थिंकिंग रखता है, वो हमारे नॉर्म्स और वैल्यूज को खत्म करता है। इसीलिए उसने डोना हरावे ने इसलिए उन्हें मॉन्स्टर कह दिया क्योंकि वो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को नहीं मान रहा। समझ गए? डोना हरावे ने इस विचार की खोज की कि राक्षस पारंपरिक श्रेणियों और मानदंडों को चुनौती देने के एक तरीके के रूप में काम करते हैं। क्या करते हैं राक्षस? देखिए, पारंपरिक श्रेणियों को चुनौती देते हैं, पारंपरिक मानदंडों को चुनौती देते हैं। ठीक, वह राक्षसों को सीमा पार करने वाली आकृतियों के रूप में देखती हैं। समझ गए ना? ये क्या करते हैं? राक्षस कौन होते हैं? जो पारंपरिक धारणाओं को बाधित करते हैं, खास तौर से लिंग से जुड़े हुए और कामुकता से जुड़े हुए जो ट्रेडिशनल चीजें होती हैं उनको बाधित करते हैं। अब कहीं ना कहीं जब राक्षस उस राजकुमारी को उठा ले जा रहा है तो उसमें कामुकता है। बात समझिए, ठीक है? और भाई उसको तोड़ा तो वो राक्षस कहलाया। समझ गए? सामाजिक मानदंड और मूल्यों के खिलाफ गया तो राक्षस है। लेकिन राक्षस की एक नई डेफिनेशन भी बताती है। इसका मतलब ये कहती है कि राक्षस विविधता और संकरता के बारे में सोचने का नया तरीका है। यानी कि जितने भी इनोवेशंस होते हैं वो क्या करते हैं, वो कहीं ना कहीं समाज के बने बनाए नॉर्म्स, बने बनाए वैल्यूज को तोड़ते हैं, तभी तो कोई चीज इनोवेशन होती। तो वो सब राक्षस हो गए इसका मतलब। ठीक, आ गया समझ में? फिर उसके बाद उन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया है वो है कंपेनियन स्पीशीज। कंपेनियन स्पीशीज हमारी साथी प्रजातियां, यानी मानव नहीं है वो, लेकिन हम जिनके ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे आप देखिएगा, इंसान गाय पे डिपेंडेंट होता है? नहीं होता। आप दूध गाय का पीते हैं। तो इसी इंटरकनेक्टेडनेस को, जिनसे हमारे ह्यूमन और एनिमल्स का जो कनेक्टेडनेस है, उसी को ये कंपेनियन स्पीसीज कहती है। Haraway has written about idea of companion species to describe interconnectedness and co-evolution of human and animals. She argues that humans and animals have developed interdependent relationships that challenge the traditional hierarchy between the two. हारावे ने मनुष्य और जानवरों के अंतर संबंध और सह विकास के वर्णन करने के लिए साथी प्रजाति के विचार के बारे में लिखा है। ये कहते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। इसका मतलब इन दोनों का उद्विकास साथ में हुआ है। उनका तर्क है कि मनुष्य और जानवरों ने अन्योन्याश्रिता संबंध विकसित किए हैं जो दोनों के बीच एक पारंपरिक पदानुक्रम को चुनौती देता है। यानी हम ट्रेडिशनली क्या सोचते हैं कि जानवर हमसे हमेशा नीचे रहे हैं, लेकिन ये बताती हैं कि दोनों एक दूसरे के ऊपर जब इंटरडिपेंडेंस है, अन्योन्याश्रित हैं,
तो फिर एक बड़ा एक छोटा कैसे हो गया? ठीक है, तो ये चैलेंज करती हैं जो ट्रेडिशनल हायरार्की है उसको, और ये कंपेनियनशिप बताती हैं दोनों के बीच में। नेक्स्ट इनका कॉन्सेप्ट है मटेरियल सेमियोटिक्स। कैसे कोई मटेरियल है उसको हम सिंबल से देखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं लिख देता हूं एप्पल, और आप सोच रहे हैं ये वाला, है कि नहीं? चलिए, हारावे वर्क ऑफन एंगेज विथ मटेरियल सेमियोटिक्स which examines the way in which meaning is produced। कैसे मीनिंग बनाते हैं आप इसका? थ्रू द इंटरेक्शन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट, यानी कि दिस एंड दिस, इन दोनों के इंटरेक्शन से ही तो मीनिंग तैयार हो रहा है। अपने मटेरियल सेमियोटिक्स में समझाती हैं कि मटेरियल ऑब्जेक्ट और सिंबल जब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो क्या बन जाता है? मटेरियल सेमियोटिक्स बन जाता है। She emphasized the importance of understanding how knowledge and power are shaped by these interaction। और ये कहते हैं इसी से नॉलेज और पावर जो है उनको शेप मिलता है। हारावे का काम अक्सर भौतिक लाक्षणिकता से जुड़ा हुआ है। ठीक, मटेरियल सेमियोटिक्स भौतिक लाक्षणिकता से जुड़ा हुआ है, जो उन तरीकों की जांच करता है जिसमें भौतिक वस्तुएं और प्रतीक अंतःक्रिया के माध्यम से अर्थ उत्पन्न करते हैं। दोनों के बीच में अगर अंतःक्रिया नहीं होगी, दोनों को एक दूसरे से जोड़ा नहीं जाएगा, तो हम मीनिंग नहीं समझेंगे। अगर ये एप्पल की जगह ऑरेंज कह दिया जाए तो क्या आप इसको समझेंगे? इसका इससे इंटरेक्शन ही नहीं है कुछ, तो फिर कैसे? इसका तो कट है इंटरेक्शन, समझ गए? तो यही ये कहती हैं, और ये आगे कहती हैं कि भैया इसी वजह से ज्ञान और शक्ति इन अंतःक्रियाओं से ही आकार लेती है। ज्ञान और शक्ति भी इसी तरह की अंतःक्रियाओं से आकार लेती है। आज की डेट में बहुत सारे मटेरियल सिंबल्स हैं जो कि स्टेटस सिंबल बन गए हैं। जैसे एप्पल आईफोन लेते हैं लोग, वो स्टेटस सिंबल बन गया। तो ये वही कह रहे हैं कि नॉलेज एंड पावर जो होते हैं वो भी ऐसे ही इंटरेक्शन से आकार लेते हैं, शेप्ड बाय दिस काइंड ऑफ इंटरेक्शन। स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया, ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया, ज्वाइन कर लीजिए। चलिए, फिर उन्होंने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा किनशिप के अंदर, जिसका नाम था चुथुलुसीन। क्या होता है ये चुथुलुसीन? चुथुलुसीन इन किनशिप सिस्टम। हारावे इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ चुथुलिसीन। पता नहीं, इतना कॉम्प्लिकेटेड नाम है कि मेरे को पहले ना क्लास के पहले मुझे बहुत बार देखना पड़ा कि यार क्या नाम दिया इन्होंने। चुथुलुसीन क्या होता है? तो देखिए ये क्या कहते हैं कि इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमंस, नॉन ह्यूमंस एंड एनवायरमेंट। याद रखिए, ह्यूमन प्लस एनिमल प्लस एनवायरमेंट, मानव जानवर पर्यावरण। बात समझ में आई? इसी को इन्होंने क्या कहा? चुथुलुसीन, इनका ये कॉन्सेप्ट है। शी आर्ग्यू फॉर मोर इंक्लूसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ किनशिप दैट एक्नॉलेज द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स। अपने बाद के काम में हारावे ने मनुष्य, गैर मनुष्य और पर्यावरण के बीच संबंधों की पुनर्कल्पना करने के एक तरीके में चुथुलुसीन की अवधारणा पेश किया। वह रिश्तेदारी की अधिक समावेशी समझ के लिए तर्क देती हैं और सभी जीवन रूपों के अंतर संबंध को स्वीकार करती हैं। ठीक है, ह्यूमन, एनिमल, एनवायरमेंट, चुथुलिसीन, ये इनका कॉन्सेप्ट है, याद रख लीजिएगा। ये कहते हैं किनशिप सिर्फ ह्यूमन और ह्यूमन से नहीं बनता। किनशिप में इन्होंने ये कॉन्सेप्ट भी बताया है कि पर्यावरण का भी प्रभाव होता है और
नॉन ह्यूमंस का भी प्रभाव होता है और ह्यूमंस का प्रभाव तो होता ही है। स्टूडेंट्स, एक बहुत गहरा सवाल है मेरा आप लोगों से कि हम सैटरडे को कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट ले रहे हैं, एग्जाम बहुत करीब है, तो आप मुझे आज के कमेंट बॉक्स में ये जरूर से बताइएगा, अगर मेजॉरिटी रहेगी और अगर 100 प्लस कमेंट्स आ जाते हैं तो मैं उसको मान लूंगा आप लोगों की बात को, नहीं तो फिर मैं आराम करूंगा इस सैटरडे। तो ए है कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट 7 चाहते हैं आप, या कंप्लीट रिवीजन चाहते हैं? कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट या कंप्लीट रिवीजन, दोनों में से आप बता दीजिएगा कि क्या चाहते हैं, या ये भी लिख सकते हैं कि भैया दोनों चाहते हैं, तो उस हिसाब से भी अपन देखेंगे। ठीक है, तो ये बताइएगा जरूर, लेकिन मैं उसका बहुत इंतजार करूंगा, आपके कमेंट बॉक्स में देखूंगा। और आप लोग है ना शेयर नहीं करते, लाइव स्टूडेंट इतने नहीं मिल रहे हैं मुझे, मतलब 250 260 पे रुक जा रहा हूं मैं, वो मुझे रुकना नहीं, पहले 350 थे, तो मैं चाहता हूं कि यार एटलीस्ट उतने तो रहें ही। ठीक है स्टूडेंट्स, तो याद रखिएगा मेरी इस बात को और इस सवाल का जवाब जरूर से दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।